गुड मॉर्निंग. आजच्या आपला जो लॉजिस्टिक हा सब्जेक्ट आहे त्या लॉजिस्टिकच्या सब्जेक्ट मध्ये आपण फर्स्ट युनिट स्टार्ट केलाय आणि फर्स्ट युनिटचा आपण फोर्थ चॅप्टर जो आहे डिमांड फोरकास्टिंग तिथपर्यंत आलो आहोत. तर डिमांड फोरकास्टिंग म्हणजे काय आपण त्याची इंट्रोडक्शन पाहिली होती. तर इथे फोरकास्टिंग रिलेटेड आपल्याला कुठले कुठले टॉपिक स्टडी करायचे आहेत ते तुम्हाला दाखवते. अगोदर आपण मिनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग हा पार्ट फक्त स्टार्ट केला होता. ऑब्जेक्टिव्ह बघायचे, अप्रोचेस पाहिजे, फोरकास्टिंगचे मेथड्स आहेत, न्यूमरिकल्स ऑन मूव्हिंग ऍव्हरेज. आता यामध्ये तुम्हाला जे काही न्यूमरिकल्स ऑन मूव्हिंग ऍव्हरेज आहे त्यावर आपल्याला प्रॉब्लेम सोडून दिलेले आहेत ते आज आपण एक्सप्लेन करणार आहे. त्यामध्ये काही अडचण येण्यासारखं नाहीये. शक्यतो तर त्याच्यावर फार वेळेस क्वेश्चन येत नाही, पण जेव्हा जेव्हा विचारलेले आहेत त्या इयरचे आपण काय केले पर्टिक्युलर ते प्रॉब्लेम सोडवलेले मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगणार आहे. ओके ना. तर आपण इथून पुन्हा एकदा स्टार्ट करूया. मिनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. हे बघा आपलं जे लॉजिस्टिक आहे कॉमनचा सब्जेक्ट आहे आणि कोणी त्याला निग्लेक्ट करू नका, कारण या विषयामध्ये सुद्धा बऱ्याचदा केटी राहण्याचे चान्सेस असतात. कारण की आपल्याकडे तसं एक वेळेस झालेलं आहे. म्हणजे त्यामुळे फायनान्सचे स्टुडंट असतील, मार्केटिंगचे असतील तर त्यांनी कॉमनच्या सब्जेक्टकडे सगळ्यांनीच लक्ष द्यायचं आहे. असं काही नाही की फक्त मार्केटिंगचेच मुलं बऱ्यापैकी अटेंड करतायत. फायनान्स वाल्यांनी सुद्धा अटेंड करा, कारण कॉमनचा जरी सब्जेक्ट राहिला तरी एक इयर तुमचं वेस्ट जाऊ शकतं. आलं लक्षात. त्यामुळे तो जरी इझी सब्जेक्ट असेल पण लेक्चर केले तर तुम्हाला तुमच्या ओन वर्ड्स मध्ये एक्सप्लेन करता येईल. Okay, so let us see first meaning of demand forecasting. What is mean by demand forecasting? Forecasting म्हणजे काय की इन ऍडव्हान्स तुम्ही प्रिडिक्शन करणं फ्युचर साठी कशा पद्धतीने तुम्ही डिमांड फोरकास्टिंग करणार आहात. सो डिमांड फोरकास्टिंग इज अ प्रोजेक्शन and prediction made on the basis of relevant logical assumptions of the volume likely to be produced, transported and sold. आता तुम्हाला इथे लॉजिकल अजम्पशन्स असं सांगितलं की तुम्हाला इथे लॉजिक्स तुमचे डेव्हलप झालेले असले पाहिजे. बऱ्याचदा आपण एखादी सिच्युएशन एक्सप्लेन करतो क्लासमध्ये सुद्धा आणि ती सिच्युएशन कशी क्रिएट झाली किंवा आता सध्याची कंडिशन काय आहे तर त्यानुसार आपण फ्युचर मध्ये काय असू शकतं. एखादा मॅटर आहे आपण त्याच्यावर चर्चा करतोय, मार्केट रिलेटेड मॅटर डिस्कस केलंय की मार्केटमध्ये सध्या काय कंडिशन आहे. आता जर तुम्ही बघितलं मार्केटची कंडिशन ह्या कोविड-19 मध्ये तर तुमच्या लक्षात येईल की येणारे 2 वर्ष तरी म्हणजे पुन्हा मार्केटला ग्रीप घ्यायला आणखी 1-2 वर्ष तरी जातील की कंटिन्युटी त्यामध्ये यायला. त्यामुळे मग आपल्याला जर प्रोडक्शन रिलेटेड काही फोरकास्टिंग करायचं असेल, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस रिलेटेड असेल, सेलिंग रिलेटेड असेल तर डिमांड कशी असेल ह्यासाठी जे प्रिडिक्शन केलं जाईल ते कशाशी रिलेटेड रिलिव्हंट कशाशी असेल की तुमचे लॉजिकल अजम्पशन्स काय सांगतात. अँड व्हॉल्यूम लाईकली टू बी प्रोड्यूस, ट्रान्सपोर्टेड अँड सोल्ड. म्हणजे आता ट्रान्सपोर्टेशन हा पार्ट कसा झाला किंवा सेलिंग हा पार्ट कसा आहे म्हणजे त्यानुसार आपण काय करू शकतो की आपले लॉजिक्स यूज करून ते प्रिडिक्शन करू शकतो. लक्षात आलं. सो ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. आता हे करण्याची काय गरज आहे किंवा त्याचे ऑब्जेक्ट काय आहे. म्हणजे मेन जे काही आपण डिमांड फोरकास्टिंग करतो, तुम्ही म्हणाल मॅडम आत्ताच खूप झालंय आम्हाला मग आम्ही फ्युचरचा कशाला विचार करू. पण मार्केटमध्ये जेव्हा तुम्ही ऍज अ बिझनेसमॅन ऍज अ मार्केटर म्हणून काम करताय तर तुम्हाला त्या फील्डमध्ये कंटिन्युअस जर राहायचं असेल तर तुम्हाला ह्या सगळ्या प्रोव्हिजन्स कराव्या लागतात. हे सगळ्यात मेन असतं. सपोज तुम्हाला आता जर मार्केट रिलेटेड अनालिसिस करायचं आहे, मार्केट रिलेटेड रिसर्च करायचा आहे तर याच्यासाठी येणाऱ्या भविष्यात मला काय काय लागेल. जसं तुम्ही विचार करता की नाही आज माझ्याकडे सगळ्या गोष्टी आहेत तरी सुद्धा इन फ्युचर ती डिमांड काय होणार आहे तुमची वाढत जाणार आहे, तुमच्या गरजा वाढत जाणार आहेत. तसं इथे मार्केटचं सुद्धा आहे. सो त्याचं फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिलेलं आहे सेल्स प्लॅनिंग. ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये काय की डिमांड फोरकास्टिंग विल हेल्प टू क्रिएट अन एस्टिमेशन ऑफ फ्युचर सेल्स. फ्युचर मध्ये कसा सेल तुमचा होणार आहे, तुमच्याकडे जे काही प्रोडक्ट्स आहेत, सर्व्हिसेस आहेत ते कशा पद्धतीने सेल होऊ शकतात. त्यासाठी तुम्हाला काही स्ट्रॅटेजी चेंज कराव्या लागतील की आणखी काय बदल तुमच्या डेव्हिएशन्स ज्याला आपण म्हणतो तुमच्या जे काही मार्केटिंग प्लॅन्स आहेत त्यामध्ये किंवा सेलिंगचे प्लॅन्स आहेत
त्यामध्ये काय बदल करणं आवश्यक आहे ऍज पर मार्केट डिमांड. वी हॅव टू डिसाइड दॅट फर्स्ट. Thus, on the basis of this estimation, all other sales related activities can be carried out effectively and efficiently. जब तक हमें पता नहीं चलता है कि मार्केट में एग्जिस्टिंग मार्केट क्या कहता है, एग्जिस्टिंग मार्केट की सिचुएशन क्या है, और आगे जाके अगर हमें सेल करना है तो इस मार्केट के लिए हमें कौन सी प्रोविजन करनी पड़ेगी. सेलिंग प्लान जो बना रहे हम लोग, तो उसमें इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लाने की जरूरत है. तो हम लोग उस रिलेटेड एक्टिविटीज को क्या करेंगे, इफेक्टिवली कंप्लीट करने की प्रोसेस करेंगे और उसमें सक्सेस ले सकते हैं. ऑल प्रमोशनल एफर्ट्स विल बी बेस्ड ऑन सेल्स फोरकास्ट गाइड. यानी कि जो भी प्रमोशंस देना है, मैंने जैसे बताया कि ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज जो उसमें आते हैं, या मैनेजमेंट के फंक्शंस है, या 4Ps है, उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटी आपको करनी है, प्रमोशनल एफर्ट्स लेने, यानी कि प्रमोशंस देने, ऑफर्स देने, स्ट्रेटेजीज चेंज करने, एडवर्टाइजिंग करना है, तो एडवर्टाइजिंग का भी मीडिया चेंज हो सकता है. अभी आप लोग ज्यादा मोबाइल से कनेक्टेड हो, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, तो शायद इन फ्यूचर वो कस्टमर किसी और चीज से कनेक्टेड हो जाए, तो हमें प्रमोशंस किस तरह से देने पड़ेंगे, एडवर्टाइज किस तरह से देनी पड़ेंगी, ये सोचने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करने पड़ेंगे सेल्स प्लानिंग रिलेटेड. प्रोडक्शन प्लानिंग करना पड़ेगा. ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है कि प्रोडक्शन अगर मुझे करना किसी चीज का, कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसके रिलेटेड उन्होंने बताया डिमांड फोरकास्टिंग विल हेल्प टू क्रिएट एन एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर सेल्स. And on the basis of this estimation, all production related activities and resources can be planned. अगर मुझे आगे जाके कोई भी नया प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए जो भी रिसोर्सेस है, नेसेसरी रिसोर्सेस है, तो उसे मुझे अलोकेट करना पड़ेगा, उसकी प्रोविजन करनी पड़ेगी. उसके बाद ही वो मेरा प्लान सक्सेस हो सकता है. ओनली मैंने सेल्स का प्लान बना दिया कि इस तरह से मुझे सेल करना है, इस तरह से मुझे प्रमोशनल एफर्ट्स लेने हैं फ्यूचर के लिए, तो मुझे प्रोडक्शन भी उस तरह से, प्रोडक्शन प्रोसेस में भी चेंजेस आएंगे. प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है, किसी एक्टिविटी को, प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, तो रिसोर्सेज को अलोकेट करना ये मेरी जिम्मेदारी है. दिस हेल्प्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अंडर प्रोडक्शन एंड ओवर प्रोडक्शन ऑल्सो. यानी कि यहाँ पे अगर आपको अंदाजा है, आपने प्रिडिक्शन लगाया, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी कमियां हैं हमारे प्रोसेस के अंदर या एक्टिविटीज के अंदर, कभी कभी हम लोग ओवर प्रोडक्शन कर लेते, तो ओवर प्रोडक्शन अगर कर लेते हैं तो भी हम लॉस में जा सकते हैं. यहाँ पे हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को और मैक्सिमम आउटपुट्स लेने, यानी कि रिटर्न्स, यानी कि प्रॉफिट. ओके, सो यहाँ पे अंडर प्रोडक्शन यानी कि कम प्रोडक्शन भी नहीं करना है और ओवर प्रोडक्शन भी नहीं करना है. तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल होगा, अगर हमने डिमांड के बारे में जानकारी ली है, डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में हमारे पास नॉलेज है, तो शायद ये पॉसिबल होगा. एडिक्वेट परचेसिंग ऑफ मटेरियल्स. Now let's see, buying too much or too little inventory can be serious disaster. तो यहाँ पे जैसे हमने प्रोडक्शन के बारे में अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन देखा, तो यहाँ पे जो परचेस किया जाने वाला मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल आप लोग परचेस करते हो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको यूज करेंगे, आप रिसोर्सेज का यूज करते हो, तो इन्वेंटरी में जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो उसका भी हमें स्टॉक जो भी रखना है. बाय करते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स, तो इन्वेंटरी की जो लिस्ट है वो टू मच स्मॉल और टू मच बिग इस तरह की नहीं होनी चाहिए. यानी कि बाइंग किस तरह का होना चाहिए, एज पर मार्केट डिमांड, तो हम लॉस में नहीं रहेंगे. बाय फोरकास्टिंग योर सेल्स यू विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ मच टू बाय एंड वेदर इट विल बी एडवाइजेबल. यानी कि आपको बाइंग की प्रोसेस के बारे में आइडिया मिलेगा और इट विल बी एडवाइजेबल टू ऐड एडिशनल इन्वेस्टमेंट. तो आपका जो भी एक्सपेंसेस है जो यहाँ पे बचने वाले, और अगर आपने ओवर परचेसिंग कर लिया, तो शायद आप वो जो अमाउंट है वो किसी और इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे ये सब एडिक्वेट परचेसिंग ऑफ मटेरियल ये भी पॉसिबल है डिमांड फोरकास्टिंग की वजह से. तो हम क्या करेंगे, इन्वेंटरी को प्रॉपर मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं. इसमें हमारा जो भी वेस्टेज है वो अवॉइड किया जाएगा. ओके ना. सो नेक्स्ट थिंग इज framing proper policies. Effective demand forecasting will help in framing proper policies with respect to various fields such as production, sales, purchasing, warehousing, inventory and distribution also. जैसे कि हम लोगों ने अभी तक जितने सारे प्रोसेस यहाँ पे पढ़े हैं,
वेयर हाउसिंग की प्रोसेस क्या करती है, वेयर हाउसिंग में भी स्टॉक मटेरियल रखा जाता है, वो रॉ मटेरियल रिलेटेड भी हो सकता है, फिनिश प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, इन्वेंटरी में तो प्रोडक्ट की लिस्ट रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी हम प्लान करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वहाँ पे यूज कर किए जाते हैं, परचेसिंग प्रोसेस रॉ मटेरियल रिलेटेड हो सकती है, सेल्स के लिए कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं। अभी इसमें अगर आप देख सकते हैं कि सेल्स का तो प्लान बहुत बढ़िया रहता है, अगर मार्केटिंग के स्टूडेंट है तो उनको पता है कि सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने एसडीएम पढ़ा है तो कितने सारे स्ट्रक्चर्स है, कितने सारे प्लान है, कितने सारे डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स है, तो वो सब प्रोविजन करने के लिए हमें क्या होगा कि एडिक्वेट नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा इस डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू। बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू regulate proper policies in market. Is that clear? So next is enables to make a sound plans. जो भी हमारे प्लान्स है that in that plans you write a sound plan. Sound plan मतलब क्या है कि बहुत बार बहुत ज्यादा चीजें ऐसी रहती है कि जो रियलिस्टिक नहीं रहती, तो हमें अनरियलिस्टिक ऐसी कोई चीज नहीं करनी है, तो हमें रियलिस्टिक पे क्या करना है, फोकस करना है, यानी कि जो भी प्लान बनाया जाएगा तो सही में हमें वो रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रिलायबल इंफॉर्मेशन की वजह से हम पास्ट और प्रेजेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि इस मार्केट में पास्ट की कंडीशन क्या थी, एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, और फ्यूचर के बारे में हम लोग डिजाइन क्या कर सकते हैं, प्लान को डिजाइन कर सकते हैं, साउंड प्लान हो सकते हैं। वो साउंड प्लान क्यों कहा गया है, क्योंकि हमने उसके रिलेटेड रिलायबल इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट की। रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी ट्रू इंफॉर्मेशन कि इस मार्केट के बारे में जो भी एनालिसिस है वो कर दिया, पास्ट में जो था जी जो कंडीशन थी वो भी हमने स्टडी की, करंट का भी सिचुएशन जो है वो हमने स्टडी किया, और उसके बाद फ्यूचर के बारे में हमने प्रेडिक्शन कर लिया। दैट मींस इट इज अ साउंड प्लान्स। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पॉइंट इज रिड्यूसिंग इन्वेंटरी कॉस्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप इन्वेंटरी की कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं कि एज पर डिमांड हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइम सॉरी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, रिड्यूस की जाएगी इन्वेंटरी की कॉस्ट। बाय हैविंग राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी योर कंपनी विल बी एबल टू सेव ऑन इन्वेंटरी कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज रिड्यूसिंग वेयर हाउसिंग कॉस्ट। वेयर हाउसिंग की भी कॉस्ट यहाँ पे क्या की जाएगी, रिड्यूस की जाएगी। बहुत इजी है, देखो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं वेल प्लान कर रही हूँ, वेल मैनेजमेंट कर रही हूँ, वेल एनालिसिस करने के बाद मैंने ये प्रिडिक्शन किया है, और उसके थ्रू ये प्रिडिक्शन के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो मार्केटिंग का प्लान है या इन्वेंटरी है या वेयर हाउसिंग है उसका मैं क्या कर रही हूँ, मेंटेन रखने की कोशिश कर रही हूँ, तो शायद पॉसिबल यहाँ पे हर चीज की कॉस्ट रिड्यूस की जाएगी और मैं प्रॉफिट में रहूंगी एज अ मार्केटर। इज दैट क्लियर? ट्रैकिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस, इसमें क्या दिया है देखो, एवरी बिजनेस फर्म नीड्स टू असेस इट्स परफॉर्मेंस। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज where it performs well and where it meets the mark. And demand forecasting helps to compare actual demand with firms' expectations and helps to keep a check. यानी कि ऐसा मैंने जैसे बताया कि अनरियलिस्टिक कोई चीज नहीं करनी है। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में अगर कोई चीज कर लेते विदाउट इंफॉर्मेशन तो शायद पॉसिबल यहाँ पे हमारा लॉस हो सकता है। हमारा परफॉर्मेंस अगर अच्छा होना चाहिए ऐसा आपको लग रहा है मार्केट में, तो आपको ये डिमांड फोरकास्टिंग किस तरह से हेल्प करता है कि आप कंपेयर करो एक्चुअल डिमांड क्या है मार्केट की और फर्म्स एक्सपेक्टेशन कितने हैं। फर्म्स तो चाहती है 100% डिमांड हो, और एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो 50% ही डिमांड है। तो हमें इस तरह से एरिया को डिफाइन करने के लिए क्या होगा, आइडेंटिफाई एरियाज, मतलब यहाँ पे हम लोग एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एरिया में हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट हो सकता है। उस हिसाब से हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर लेंगे कि एक्चुअली अभी इस एरिया में तो हमें सक्सेस नहीं मिल रहा, तो कौन से एरिया से ज्यादा डिमांड है और फ्यूचर में कौन से एरिया ग्रोथ स्टेज पे जा सकता है, मैच्योरिटी स्टेज पे जा सकता है, इसका हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं और प्रेडिक्शन इसके थ्रू डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इफेक्टिव लेबर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर लेबर्स कितने चाहिए, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स क्या करते हैं, काम करते हैं कंपनी में, आपको पता है कि डिमांड फोरकास्टिंग also helps in labor management also. It estimates number of workers required and plans its training program. अगर हमें पता चलता है कि फ्यूचर में हमें कुछ वर्कर्स को बढ़ाना चाहिए, आज तो हमारे पास जितने अभी 100 वर्कर्स अगर आपके अंदर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो
आपको क्या करना है कि अगर फ्यूचर में मुझे जरूरत पड़े, मेरी डिमांड बढ़ सकती है, ऐसा मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू, तो मुझे क्या करना होगा कि जितने भी ज्यादा वर्कर्स मैं अपॉइंट करूंगी उनको भी ट्रेनिंग देना, ये ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो अरेंज कर लूंगी, तो शायद फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? तो लेबर मैनेजमेंट भी यहाँ पे हो सकता है। नाउ लेट्स सी द अप्रोचेस टू फोरकास्टिंग। किस तरह का आपका अप्रोच होगा फोरकास्टिंग करते वक्त? हम लोग किस तरह से, अभी अगर मुझे मार्केट का एनालिसिस करना है, कौन से एरिया से मुझे डिमांड ज्यादा है, कौन से एरिया में कम है, ये अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू सी दिस डायग्राम। टोटल डिमांड 10,000, 10,000 यूनिट से ये, तो ये जो दिया है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिमांड है, डिमांड कंट्रीज वन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है ये डीसी का। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वन मुंबई, यहाँ पे मुंबई दिया है, एक सिटी दी है जिसकी डिमांड कितनी है 4,000 यूनिट्स की है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सेकेंड है दिल्ली, जिसकी डिमांड है 3,000 यूनिट्स। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 3 कोलकाता है 2,000 यूनिट्स, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 4 है चेन्नई, जिसकी डिमांड होगी 1,000 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे 4 सिटीज आपको दिए हैं और टोटल डिमांड यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो टॉप डाउन अप्रोच है, इसमें क्या किया जाता है? लेट्स सी फर्स्ट, द टॉप डाउन अप्रोच डेवलप्स नेशनल लेवल फोरकास्ट एंड देन स्प्रेड द वॉल्यूम अक्रॉस लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल सेल्स पैटर्न। यानी कि आपने क्या कर दिया कि नेशनल लेवल फोरकास्ट को आपने डेवलप कर दिया। यहाँ पे it can spread the volume across locations, यानी कि historical sales pattern क्या है आपका? For example, suppose the aggregate monthly forecast for the entire country, यानी कि जो 4 countries distribution centers आपको दिए हैं, तो उन्होंने aggregate किया उनका, और एग्रीगेट करने के बाद हमें कितने यूनिट्स मिल रहे हैं 10,000। यहाँ पे टोटल डिमांड आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं। तो एज्यूम दैट द फर्म यूजेस 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, उन्होंने एज्यूम किया, इमेजिन किया कि अगर ये 4 सेंटर्स है डिस्ट्रीब्यूशन के, टू सर्व द डिमांड विथ हिस्टोरिकल स्प्लिट ऑफ 40 30 20 10%। तो इस तरह के परसेंटेज, अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अगर आपके पास है, डेटा है आपके पास कस्टमर का कि कितनी डिमांड है, तो इस तरह से उनकी डिमांड आपने क्या कर दी, डिवाइड कर दी। इन दिस केस फोरकास्ट फॉर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आर प्रोजेक्टेड टू बी, यानी कि 4,000 3,000 ये जो दिया है यूनिट्स क्या कर दिए उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट किए एज पर हिस्टोरिकल पैटर्न, यानी कि आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके हिसाब से आपने ये जो टोटल डिमांड है तो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दी ये यूनिट्स, यानी कि इस तरह के प्रोडक्ट्स, या 100 यूनिट, सॉरी 1,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स, 3,000 एंड 4,000 यूनिट्स। तो ये आपका क्या अप्रोच है कि टॉप डाउन अप्रोच। बहुत इजी आहे, आसान आहे समजणे के लिए। फर्स्ट तुम्ही काय केलं की पहिल्यांदा तुम्ही रेकॉर्ड तयार केलं, पास्ट हिस्ट्री चेक केली, त्यानुसार जे काही पर्सेंटेज तुमच्याकडे आलेला आहे तर तुम्ही डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरला काय केलं की ते त्या पद्धतीने डिस्ट्रीब्यूट करून दिले युनिट्स। आलं लक्षात? नेक्स्ट आहे बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच मध्ये काय केलंय बघा, एरोज बघा तुम्ही, अगोदरचे एरोज होते ते या सेंटर पासून इकडे आलेले होते, आता जो एरो दिलेला आहे या सेंटर कडून टोटल कडे आलेले आहेत, बरोबर? म्हणजे हा कुठला अप्रोच आहे तुमचा, बॉटम अप, म्हणजे बॉटम करून तुम्ही अपला जाताय। ऑन द अदर हँड द बॉटम अप अप्रोच इज डिसेंट्रलाइज, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि सिंस ईच डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फोरकास्ट इज डेवलप इंडिपेंडेंटली, तो अभी यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से उन्होंने एक एक सेंटर का क्या किया है कि रिकॉर्ड बनाया है, इंडिपेंडेंटली फोरकास्टिंग किया है कि उनको उनको फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है। एज अ रिजल्ट ईच फोरकास्ट कैन मोर एक्यूरेटली ट्रैक एंड कंसीडर डिमांड फ्लक्चुएशंस विद इन स्पेसिफिक मार्केट्स। तो यहाँ पे जो 4 मार्केट्स आपको दिख रहे हैं, तो इसमें कितना डिफरेंस है, कितनी फ्लक्चुएशन है डिमांड में। जैसे आप देख सकते हैं मुंबई में अगर 3,000 यूनिट की डिमांड है तो 2,000 यूनिट की डिमांड दिल्ली में है, कोलकाता में तो 2,000 यूनिट है और चेन्नई की 4,000 है। तो मैक्सिमम और मिनिमम कितने फ्लक्चुएशन है उसके हिसाब से आपने क्या कर दिया कि टोटल, यानी कि यहाँ पे जो भी फ्लक्चुएशन है स्पेसिफिक मार्केट के
तो हमने बॉटम अप अप्रोच में क्या किया, बॉटम अप अप्रोच रिक्वायर्स मोर डिटेल रिकॉर्ड कीपिंग। एग्जाम्पल दिया है, इन बॉटम अप अप्रोच each distribution center will forecast its demand individually and addition of these individual demands will give overall corporate demand। यानी कि उन्होंने क्या किया कि उस एरिया के बारे में डिमांड जो है वो स्टडी की, उनके जो फ्लक्चुएशंस है यूनिट्स में वो स्टडी किए, और उनका एडिशन करके उन्होंने टोटल कारपोरेट की डिमांड कितनी है फ्यूचर में वो निकाला। यानी कि पहले हमने यहाँ पे हमारे टोटल डिमांड कैलकुलेट की थी टॉप डाउन अप्रोच में, और फिर उसके बाद एरिया वाइज हमने क्या कर दिया था, परसेंटेज निकाले पास्ट पैटर्न देख के, पास्ट रिकॉर्ड देख के, और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उस यूनिट को। लेकिन अभी बॉटम अप अप्रोच में पहले एरिया कंसिडर कर लेते, एज्यूम कर लेते, एरिया की पास्ट हिस्ट्री देखी जाती है, उनकी जो डिमांड है वो स्टडी की जाएगी, उनके फ्लक्चुएशंस देखे जाएंगे, और बाद में उनका एडिशन करके हम लोग कारपोरेट डिमांड निकालेंगे। तो ये रहा आपका बॉटम अप अप्रोच। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी फोरकास्टिंग मेथड्स। टेक्निक्स है कुछ। फोरकास्टिंग टेक्निक्स क्या कहते हैं? इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड और क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड। नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड्स। अभी क्वालिटी रिलेटेड हमें कुछ फोरकास्टिंग करना है, तो that quality methods are judgmental methods where expert opinion is used to make the forecast। जैसे कि हमने डेल्फी टेक्निक भी स्टडी किया ना, वो वापस इसमें भी है, आपको कंज्यूमर सर्वे मेथड है कि किस तरह से हम सर्वे करेंगे, किस तरह से एक्सपर्ट्स के ओपिनियन देंगे। तो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड में फर्स्टली उन्होंने बताया कि इट कैन बी जजमेंटल। कौन जजमेंट करेगा इसका कि कितना आगे फ्यूचर में कितनी डिमांड रहेगी, ये किस तरह से हम जजमेंट करेंगे? जजमेंट कौन कर सकता है, आप बोलो? जजमेंट करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना जरूरी है, उस एरिया रिलेटेड एक्सपर्ट आप होना जरूरी है। एक्सपर्ट कब बनते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन है इसके लिए आप एक्सपर्ट बन गए, नहीं, आपने प्रैक्टिकली कितने दिन का एक्सपीरियंस लिया है, मार्केट रिलेटेड नॉलेज कितना है आपका, उस हिसाब से हम जजमेंट रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये जजमेंटल मेथड है, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड, और यहाँ पे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लिए जाएंगे and it is used to make the forecast. This method is useful when past data is unavailable। तो क्वालिटेटिव मेथड कब अप्लाई की जाती है ये भी जरूरी है ध्यान में रखना, कि हमने जैसे देखा कि फोरकास्टिंग के लिए तो हम लोग पास्ट का रिकॉर्ड देखते हैं, अभी करंट का मार्केट देखते हैं, और बाद में फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं। तो क्वालिटेटिव मेथड जो है इसमें अगर पास्ट डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, दैट इज अनअवेलेबल, at that time you have to use expert opinions। It is the ideal for situations where no historical data is available, and however qualitative methods are time consuming। Okay, so let's see qualitative techniques involve following methods। तो अभी कौन कौन से मेथड्स उन्होंने दिए क्वालिटेटिव टेक्निक्स में? अगर हम लोग एक्सपर्ट्स के ओपिनियन ले रहे क्वालिटेटिव में, तो यहाँ पे ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव मेथड्स। अंडर दिस मेथड, आपको ज्यूरी ये कांसेप्ट पता है, ये वर्ड सुना है कभी? आप तो ये शोज देखते हो ना टीवी पे, तो उसमें ज्यूरी कहा जाता है, जो आपको मार्किंग देता है या रिजल्ट्स बताता है, जो बैठा रहता है सामने कुर्सी पे और आप लोग परफॉर्मेंस करते हो स्टेज पे, तो दैट इज कॉल्ड ज्यूरी। ज्यूरी मतलब क्या है? ओपिनियंस ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स आर टेकन इन रिलेशन टू द फ्यूचर डिमांड। हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स कौन है? कि जो हायर पर्सनालिटीज है, हायर अथॉरिटीज है, तो उनका एक ग्रुप रहेगा और उनके कुछ जो ओपिनियंस है वो लिए जाएंगे, और वो हायर अथॉरिटीज कौन से टॉपिक रिलेटेड रहेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम लोग किस चीज के बारे में अभी स्टडी कर रहे हैं? तो हम लोग लॉजिस्टिक का स्टडी कर रहे हैं या मार्केट रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, मार्केट में किस तरह से डिमांड होगी किसी प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, तो उसी एरिया रिलेटेड वो एग्जीक्यूटिव्स का होना जरूरी है। आपने मेडिकल के एग्जीक्यूटिव्स लिए, इंजीनियरिंग के लिए चलेगा क्या? उनको तो नॉलेज नहीं रहेगा ना। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखने की, जो भी एग्जीक्यूटिव है, जो भी एक्सपर्ट्स है, तो वो उस सब्जेक्ट रिलेटेड होना बहुत जरूरी है। The opinions provided by such executives are then used to estimate the demand in future। और जो भी एग्जीक्यूटिव्स के ओपिनियंस आएंगे, तो उस तरह से हम क्या करेंगे कि फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी ये हम डिसाइड कर लेंगे। ओके, ज्यूरी मेथड समझ में आई? यहाँ पे हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स है और ग्रुप ऑफ हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स that are provided
some opinions and to estimate the demand in future. Okay, now let's see second method, qualitative technique कौन सा है? तो consumer survey method. Under this method, efforts are being made to collect information from consumer about their purchasing plans in the near future. यानी कि यहाँ पे कुछ कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी कि उनका परचेसिंग प्लान किस तरह का है, कि इन फ्यूचर वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को लाइक करेंगे या किस तरह के नीड्स उनके रहेंगे या वो किस तरह के एक्सपेक्टेशंस मार्केट से रखते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बार बार ये एग्जांपल क्यों देती हूँ, क्योंकि आप लोग उसमें आपका एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप अगर 4G यूज कर रहे हैं तो आप लोग ऑब्वियसली ये सोचोगे कि मुझे आगे जाके फ्यूचर में 5G की भी मेरी डिमांड हो सकती है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट अप्रोच टू डिमांड फोरकास्टिंग। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इंफॉर्मेशन कस्टमर रिलेटेड कलेक्ट की जाएगी, उनके फ्यूचर रिलेटेड परचेसिंग प्लान के बारे में हम जानकारी लेंगे और उसके बाद हम डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे। ये कंज्यूमर सर्वे मेथड है। इज दैट क्लियर? Now let's see the third method is assessment by salesperson. Now under this method, the sales representative gives the estimate of expected sales of his or her territory area. A thorough review is done of this estimate so as to ensure whether they are realistic or not, and later they are combined to arrive at a forecast. यानी कि यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो फाइनली हम लोग सोचते हैं ना कि डायरेक्ट कांटेक्ट किसका आता है कस्टमर के साथ, जो सेल्स पर्सन है, तो सेल्स पर्सन क्या करेंगे या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे कि उनकी एरिया में जो एरिया उनके लिए एलोकेट किया है, जैसे हमने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखा ना, जो हमारा सब्जेक्ट है मार्केटिंग का, तो उसमें हमने देखा कि पर्टिकुलर एक सेल्स पर्सन एक एरिया के लिए अपॉइंट किया जाएगा और वहां पे कितना सेल होता है उनकी एरिया में, टेरिटोरी में। तो हमने देखा कि वो उनके हिसाब से कुछ एस्टिमेट बनाया जाएगा। एस्टिमेट बनाते ना आप लोग भी बहुत बार कि अगर मेरा इतना सेल होता है तो मैं क्या कर सकती हूँ कि फ्यूचर के बारे में कुछ मेरे ओपिनियंस दे सकती हूँ। जो उनका एस्टिमेट है उनको क्या किया जाएगा कि एक बार हम लोग चेक करेंगे, इंश्योर मतलब क्या कि चेक किया जाएगा कि ये जो उनका एस्टिमेट है वो रियलिस्टिक है या नहीं है। जब हमें ऐसा लगेगा कि अगर ये रियलिस्टिक है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे फोरकास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे। यहाँ पे सेल्स पर्सन का भी जो ओपिनियन है या एस्टिमेट है उसे भी ध्यान में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वालिटेटिव मेथड है आपकी टेक्निक है नेव अप्रोच। नेव अप्रोच क्या करता है, टू डिमांड फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट डिमांड इन द नेक्स्ट पीरियड इज सिमिलर टू द डिमांड इन मोस्ट रिसेंट पीरियड विदाउट मेजर चेंजेस इन डिमांड पैटर्न्स। हम क्या करते हैं कि अभी जिस तरह से आप लाइक कर रहे हो तो आने वाले रिसेंट पीरियड में भी कुछ ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है, मेजर चेंजेस कुछ आने वाले नहीं है, तो हम उसी तरह से उस डिमांड पैटर्न को कांस्टेंट रखेंगे, कंटिन्यूअसली उसी तरह से प्लान बनाते जाएंगे। दैट इज न्यू अप्रोच। यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया जाएगा। ओके, सो डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड तो हमने पढ़ी है। डेल्फी मेथड में क्या आता है कि कुछ फोरकास्टिंग के लिए एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया जाता है। पैनल यानी कि पैनल पे कितने मेंबर्स है, ये वर्ड तो हम कब सुनते हैं जब हमारे इलेक्शन पीरियड रहता है ना, कि कितने लोगों का पैनल बना है, तो उसमें से कोण उमेदवार म्हणजे कोण इथे उभं राहणार आहे इलेक्शनसाठी किंवा त्या सीटसाठी। तर इथे तशा पद्धतीने काय केलं जातं की तुमच्या फील्ड मधले जे एक्सपर्ट्स आहेत त्यांचा एक पॅनल म्हणजे एक ग्रुप तयार केला जाईल, दॅट इज कॉल्ड ग्रुप कन्सेन्सस, अँड ईच एक्सपर्ट इज आस्क्ड टू आंसर क्वेश्चनरीज इन 2 or more राउंड्स। यानी कि यहाँ पे राउंड सेक्शन लिया जाएगा, जैसे आप टीवी शोज में देखते हो ना कि केबीसी वगैरह होता है, तो यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति के राउंड्स देखते हैं ना, सो मैंने वो एग्जांपल दिया कि यहाँ पे 2 राउंड लिए जाएंगे, 2 और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चनरी दी जाएगी उनके लिए, तो एक्सपर्ट्स के आंसर क्या आते हैं उस क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चनरी किस रिलेटेड होगी। अभी यहाँ पे पूछेंगे क्या कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, नहीं ना, इस तरह के सवाल तो नहीं पूछ सकते। तो सवाल किस तरह के होंगे, फिर सवाल तो इस तरह के मार्केट रिलेटेड होंगे। एक्सपर्ट्स क्या करेंगे, उसके आंसर्स देंगे आपको। ओके, सो आफ्टर ईच राउंड द फैसिलिटेटर प्रोवाइड्स अ स्मॉल समरी ऑफ ईच एक्सपर्ट फोरकास्ट। समरी बनाई जाएगी। तो जो भी फैसिलिटेटर यानी कि जिसने ये प्रोग्राम अरेंज किया, जिसके थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया,
तो वो लोग क्या करेंगे कि इनके आंसर्स की एक समरी बनाई जाएगी और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हर एक इसका आंसर का यानी कि प्रीवियस राउंड एज वेल एज द रीजंस दे प्रोवाइडेड फॉर देयर जजमेंट, यानी कि each expert is asked to revise and to reconsider their earlier answers, and it is believed that during this process the range of answer will decrease and group will arrive at a consensus। यानी कि सब लोगों का जो भी समरी में आता है आंसर्स आते तो उनके रिलेटेड उनके आंसर्स को हम लोग बार बार उन्हें क्या करेंगे कि उन जो आंसर्स है उनको कंसिडर करने के बाद हमें क्या होगा कि एक सोच हमारी बनेगी, एक फाइनल स्टेटमेंट बनेगा कि इन सब लोगों के जो आंसर्स है कहीं पे तो एक चीज से मिलते जुलते, तो वो क्या होगा हमारा फोरकास्टिंग होगा कि सेम सिमिलर अगर ओपिनियन किसी एक क्वेश्चन पे आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं वो कंसीडर कर लेते हैं कि दैट इज द forecasting। So it is believed that during this process the range of answer will decrease and group will arrive at a consensus। The process is stopped after predefined stop criteria and the criteria may be number of rounds achievement of consensus। यानी कि जो 2 राउंड लिए जाएंगे at that time they are not met with each other, म्हणजे ते एक्सपर्ट्स जे आहेत पॅनल एक्सपर्ट्स जे आहेत ते एकमेकांशी भेटणार नाहीयेत, त्यांना आपण काय करणार आहोत इंडिव्हिज्युअली एक एक म्हणजे जे काही 2 राउंडचे क्वेश्चन्स आहेत ते देणार आहोत। इज दॅट क्लिअर? ही झाली तुमची क्वालिटेटिव्ह मेथड्स डिमांड फोरकास्टिंग रिलेटेड टेक्निक्स आहेत हे की हे यूज केल्यानंतर तुम्ही फ्युचर मध्ये कशा पद्धतीने डिमांड असू शकते तुमच्या प्रोडक्टला किंवा सर्व्हिसला हे काय करू शकता डिफाइन करू शकता। नेक्स्ट थिंग इज दैट क्वांटिटेटिव मेथड्स। अभी क्वांटिटी रिलेटेड भी हमें कुछ प्रिडिक्शन करना है तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बताया क्वांटिटेटिव मेथड्स आर बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। अभी हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे भी जरूरी, इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इंक्लूड द फॉलोइंग मेथड्स। यहाँ पे भी कुछ मेथड्स दिए क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग करने के लिए। टाइम सीरीज मेथड दी है, it is based on basic assumption that the future will be similar to the past, sometimes it will be possible। कसं असेल सांगा मग, फ्युचर विल बी सिमिलर टू द पास्ट मॅडम हे कसं शक्य आहे तुम्ही म्हणाल क्वेश्चन मार्क। इन जनरल तुम्हाला एक स्टेटमेंट सांगते की बऱ्याचदा आपण असं म्हणतो इंडिव्हिज्युअल सांगते की जेव्हा आपण ओल्ड वन एजला जातो तेव्हा आपण पुन्हा लहान मुलांसारखे बिहेव करायला सुरुवात करतो, आपलं जे फ्युचर आहे ते पुन्हा पास्ट कडे जातं, पुन्हा आपण स्टार्टिंग स्टेजला जातो। म्हणजे काय होतं नक्की, दिस इम्प्लाइज दॅट एक्झिस्टिंग डिमांड पॅटर्न विल कंटिन्यू इन द फ्युचर। जे पास्ट मध्ये ज्या पद्धतीने डिमांड पॅटर्न होता तोच काय एक्झिस्टिंग आत्ताची जी डिमांड आहे ती कशी असेल फ्युचर मध्ये सेम असेल। दिस अझम्पशन इज ऑफन रिझनेबली करेक्ट इन शॉर्ट टर्म साठी हे पॉसिबल आहे, लॉंग टर्मचं नाही सांगू शकत। सपोज पुढच्या 6 महिन्यामध्ये म्हणजे जसं आता ज्या प्रोडक्टला डिमांड करताय तुम्ही तोच पुढच्या 6 महिन्यामध्ये चालू शकतो, म्हणजे शॉर्ट टर्म पुढच्या 6 मंथ साठी मी हे टाइम सिरीज मेथड यूज करू शकते। बट I want to forecast above 5 years या 2 years, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये मेथड उसके लिए करेक्ट नहीं है, तो हम आगे और भी मेथड्स देखने वाले। सो these techniques are most appropriate for short range forecasting and when the rate of growth or the trend changes significantly, growth rate यहाँ पे चेंज हो रही है और ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, द डिमांड पैटर्न एक्सपीरियंसेस और टर्निंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे डिमांड का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ग्रोथ रेट चेंज होना यानी कि आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो आपने फर्स्ट ईयर से स्टडी किए, तो ग्रोथ रेट में चेंज होना और उसे इंक्रीज होना, तो ये क्या कहता है कि ये मैच्योरिटी स्टेज पे जाने वाला है। सो यहाँ पे सम ट्रेंड विल बी चेंज, सो द डिमांड पैटर्न एक्सपीरियंसेस टर्निंग पॉइंट एंड सिंस टाइम सीरीज टेक्निक्स यूज हिस्टोरिकल डिमांड पैटर्न, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को स्टडी किया जाएगा कि जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज पे जिस तरह से आपका सेल हो रहा है उसी तरह से डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा कि बहुत कम हो जाएगा सेल। इंट्रोडक्शन में हम ओनली अवेयरनेस के लिए मार्केटिंग करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते, हमें क्या करना है इस मार्केट में अवेयर करना है कस्टमर को और इस तरह से सेलिंग स्टार्ट करना है। वैसे ही क्या होता है कि लास्ट स्टेज में जाने के बाद हम लोग वो प्रोडक्ट मार्केट से चला जाता है, कोई और अनाउंसमेंट कर लेते हैं और कोई
नया प्रोडक्ट मार्केट में एंट्री करता है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डिमांड पैटर्न इस तरह से यूज किया जाएगा। अगर ग्रोथ रेट हो रही है और वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है कि आगे जा रहा है, मतलब ग्रोथ रेट अगर इंक्रीज हो रही है तो वो मैच्योरिटी स्टेज पे जाएगा, तो ये टर्निंग पॉइंट होगा डिमांड पैटर्न में और एक्सपीरियंसिंग पॉइंट रहेगा। और उसके बाद वापस हिस्ट्री में आएंगे हम हिस्टोरिकल डिमांड पैटर्न में। एक बार स्टेबल हो गया मैच्योरिटी स्टेज पे, कंटिन्यूअसली कुछ साल तक वो सेल होता जाएगा सेम सिमिलर कंडीशन में, लेकिन उसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि हिस्टोरिकल डिमांड पैटर्न वापस यहाँ पे आएगा, टाइम सीरीज डेटा है, तो क्या होगा कि वो डिक्लाइन पे जाएगा। दैट इज द सेंसिटिव टू टर्निंग पॉइंट। ओके, टाइम सिरीज मेथड इन्क्लूड्स व्हॉट थिंग्स, काय आहे याच्यामध्ये? टाइम सिरीज मेथड मध्ये मूव्हिंग ऍव्हरेज आहे। आता आपल्याला डिमांडच्या बाबतीत आपण जो काही चढ उतार होतोय तो बघितला, त्यावर आपल्याला काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत। जेव्हा जर तुम्हाला अगोदरचा थेरी पार्ट समजला असेल ना, तर ऑटोमॅटिकली हे प्रॉब्लेम्स इझिली तुम्ही समजून घेऊ शकता। मूव्हिंग ऍव्हरेज फोरकास्टिंग यूजेस एन ऍव्हरेज ऑफ द मोस्ट रिसेंट पीरियड सेल्स, यानी कि आने वाले कुछ पीरियड के लिए जो भी हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है। मूविंग एवरेज फोरकास्टिंग यूजेस, यानी कि मूव हो रहा है प्रोडक्ट, ग्रोथ रेट हो रही है, तो हम क्या करते हैं, आने वाले कुछ पीरियड्स के लिए सेल्स का फोरकास्टिंग कर लेते हैं। तो एवरेज में कंटेन एनी नंबर ऑफ प्रीवियस टाइम में पीरियड्स, यानी कि कौन से भी नंबर, एवरेज के लिए हम कौन से भी नंबर क्या कर सकते हैं, एनी प्रीवियस टाइम पीरियड्स, यानी कि कौन सा भी पीरियड, मंथली ले सकते हैं, जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल में, अशा पद्धतीने 3 4 5 पीरियड एवरेज are commonly used, and the moving averages are easy to calculate, but there are some limitations and they do not respond to sudden market changes। यानी कि यहाँ पे मूविंग एवरेज निकालना तो बहुत इजी है, कितने पीरियड के लिए निकालना है, 3 मंथ्स का निकालना है, 4 मंथ्स का निकालना है, 5 पीरियड का निकालना है, यानी कि यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस तरह से हम एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन एवरेज निकालने के बाद उन्होंने एक चीज और मेंशन की है, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू सडन मार्केट चेंजेस, इसकी वजह से रिस्पॉन्ड नहीं दे सकते हम मार्केट चेंजेस को। तो मोर एवर लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा मस्ट बी मेंशन एंड अपडेटेड टू कैलकुलेट फोरकास्ट। तो हिस्टोरिकल डेटा जो है, तो पास्ट रिकॉर्ड्स हम लोग देते हैं ना, कि उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, रिसेंट पीरियड का 3 4 5 का अगर दिया डेटा, तो हमें एवरेज निकालना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हमारे पास बहुत सारे हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है और उसके थ्रू हमें अगर 3 4 5 का क्या निकालना है, मूविंग एवरेज निकालना है, तो ये पॉसिबल है और इसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी एग्जांपल्स। 3 पीरियड मूविंग एवरेज एग्जांपल कैसे आता है, मतलब कि एग्जाम के लिए ये एग्जांपल आगे भी है डिटेल्स में, जो एग्जाम में आए हुए जो प्रॉब्लम्स है, तो उसे भी हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी एग्जैक्टली मूविंग एवरेज किस तरह से निकाला है, देखो कि उन्होंने 3 पीरियड मूविंग एवरेज का एग्जांपल दिया है। टाइम पीरियड कितना है, 3 पीरियड मूविंग एवरेज, ये ध्यान में रखना है। प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, फर्स्टली रीड करो। मंथ्स दिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, टाइम पीरियड कौन सा दिया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 4 मंथ्स दिए। 3 पीरियड का मुझे मूविंग एवरेज निकालना है और एक्चुअल डिमांड कितनी है, जनवरी की दी है, फरवरी, यानी ये पास्ट हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल डेटा मेरे पास अवेलेबल है कि एक्चुअल जनवरी में कितना डिमांड, मतलब मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी थी, 100 प्रोडक्ट्स की, फरवरी में 250 की थी और मार्च में 310 की थी। तो मुझे अभी 3 पीरियड मूविंग एवरेज निकालना है। तो मुझे अप्रैल का अगर फोरकास्टिंग निकालना है, तो मुझे जो पास्ट 3 मंथ्स है, तो उनका रिकॉर्ड मेरे पास, पास्ट हिस्ट्री मेरे पास अवेलेबल है। तो इसका यूज करके मुझे क्या है कि ये मूविंग एवरेज निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो पास्ट 3 पीरियड मूविंग एवरेज निकालना है, तो इनको जनवरी का कितना दिया है, देखो 100, इसमें प्लस क्या करना है, फरवरी का 250 प्लस 3 110, इन तीनों को मुझे क्या करना है, एडिशन करनी है इनकी। क्यों, क्योंकि मुझे 3 पीरियड मूविंग एवरेज निकालना है।
और 3 पीरियड्स की एक्चुअल डिमांड को मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन करनी पड़ेगी उनकी और डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कैलकुलेट क्या करना है, 3 पीरियड मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। इस तरह से मैं कौन सा फोरकास्ट करूंगी कि अप्रैल मंथ के लिए कितनी डिमांड हो सकती है फोरकास्टिंग में, यानी फ्यूचर में, तो उसका मैं फोरकास्टिंग कर सकती हूँ। तो फोरकास्टिंग ऑफ एप्रिल, लेट्स सी, कर्सरवर लक्ष ठेवा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल, फोरकास्ट अप्रैल इज इक्वल टू, तो एवरेज इसी तरह से निकाला जाता है कि जितने सारे आपको एवरेज निकालने के लिए ये अमाउंट दी जाती है उसे प्लस किया जाता है और 3 पीरियड का इसके लिए 3 से हम डिवाइड करेंगे और ये कैलकुलेशन जो आएगा आपका, इसका जो भी आंसर है 220 रहेगा। तो ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। यहाँ पे तो मेरे हाथ में अभी चॉक डस्टर नहीं है, यहाँ पे मैं नहीं कर सकती। सो ये आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है। इसकी एडिशन कितनी आएगी फिर, 350 प्लस 360 660, 660 को अगर 3 से डिवाइड करते तो 220 आपका क्या होगा, फोरकास्टिंग होगा। इतना आपको डिमांड करेगा, मतलब कि फ्यूचर में आपकी अप्रैल में डिमांड कितनी होगी, जनवरी में इतनी है, इसमें इतनी है, फरवरी में, मार्च में इतनी है। तो 3 पीरियड मूविंग एवरेज निकालने के बाद मुझे अप्रैल का फोरकास्टिंग मिलता है 220। किस तरह से आया, समझ में आया? समझेगा ही, आपके पास ये नोट्स भी रहेंगे, मैं लिंक सब इसके सेंड करने वाली हूँ। ओके, 4 पीरियड मूविंग एवरेज, अभी 4 पीरियड निकालना है तो 4 मंथ्स का मेरे पास क्या है, एक्चुअल डिमांड कितना था, ये मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ये दिया जाता है प्रॉब्लम में, तो हमें कुछ दिक्कत नहीं होती है। फोरकास्टिंग अगर मई का निकालना है तो ऑब्वियसली 4 पीरियड मूविंग एवरेज है, इसको हम क्या करेंगे, 4 मंथ का जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, यू हैव टू ऐड दैट 4 क्वांटिटीज एंड डिवाइड बाय 4 एंड आपका आंसर है फोरकास्टिंग का मई का कितना था, आपको डिमांड कितनी रहेगी मई में, 250 की। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। हम टाइम सीरीज के जो ये है मेथड से वो स्टडी कर रहे हैं। हमने पहली मेथड कौन सी स्टडी की, देखो आप भूल मत जाना, टाइम सीरीज मेथड इंक्लूड मूविंग एवरेज हमने देखा, अभी प्रॉब्लम्स भी हमने स्टडी की। नाउ लेट्स सी सेकंड मेथड इज एक्सपोनेंशियल smoothing. Exponential smoothing states that future sales can be estimated on the basis of weighted average of the actual demand. Weighted average कितना है, एक्चुअल डिमांड का वेटेड एवरेज कितना है फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर में वेटेड एवरेज डिमांड कितनी है, एक्चुअल डिमांड, उस हिसाब से हम फोरकास्टिंग करेंगे प्रीवियस ईयर के लिए। इज दैट क्लियर? सो लेट्स सी वन बाय वन दिस formula. We have to make some formula, we have to see FT। अभी उन्होंने FT का जो फॉर्मूला दिया है इज इक्वल टू अल्फा, डॉट है यहाँ पे, यानी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रहता है, इस तरह की अगर डॉट रहता है, dt माइनस 1 प्लस, इसका सबका आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि FT क्या है वो हम देख रहे हैं अभी, प्लस 1 माइनस अल्फा FT minus 1. So let's see what is mean by FT. FT is equal to forecasted sales for time period T. Forecasted sales से time period T दिया हुआ है, that is called FT. FT minus 1 क्या है, forecast for time period T minus 1. अभी forecast यहाँ पे भी है, फोरकास्ट फॉर टाइम पीरियड है, फोरकास्ट फॉर सेल्स फॉर टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे टी दिया है, और आपका ओनली फोरकास्ट फॉर टाइम पीरियड दिया है तो टी माइनस 1 आएगा। डी टी माइनस 1 क्या है, इट इज द एक्चुअल डिमांड फॉर टाइम पीरियड, एक्चुअली डिमांड कितनी है उस टाइम पीरियड के लिए, दैट इज मेंशन हियर टी माइनस 1, सो इट इज कॉल्ड डी टी माइनस 1। अल्फा इज स्मूथिंग कांस्टेंट, अल्फा बहुत बार कांस्टेंट रहता है। अभी हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा इस क्वांटिटीज को किस तरह से हमें उस फॉर्मूला में डालने के बाद वेटेड मूविंग एवरेज आता है। ओके, सो फोरकास्ट फॉर द ईयर दिया हुआ है कि कौन सी ईयर के लिए फोरकास्टिंग, आपका फोरकास्टिंग कौन सी ईयर का है, 2009 अप टू 10, 2019 का ये फोरकास्ट फॉर द ईयर 6 लाख यूनिट्स एंड एक्चुअल सेल्स वेयर 5 लाख यूनिट्स, यानी कि फोरकास्टिंग मैंने इतना किया था कि इतना होना चाहिए सेल, इतने यूनिट का,
लेकिन एक्चुअली सेल कितना हुआ, 5 लाख यूनिट्स का हुआ। नाउ कैलकुलेट फोरकास्ट, सी कैलकुलेट फोरकास्ट फॉर द ईयर 2010-11 using exponential smoothing, alpha is equal to 0.80। तो यहाँ पे आपको अल्फा दिया हुआ है, स्मूथिंग कांस्टेंट जो है वो दिया हुआ है आपको। उन्होंने जो फोरकास्टिंग किया था इस ईयर के लिए उसके यूनिट्स दिए, लेकिन एक्चुअल सेल्स इतने यूनिट में हुआ है। तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करके एफ टी इज इक्वल टू अल्फा डी टी माइनस वन प्लस वन माइनस ए एफ टी माइनस वन, ये क्या करना है, फॉर्मूला में ये क्वांटिटीज डालने हैं। कैलकुलेट क्या करना है आपको, फोरकास्ट फॉर द ईयर 2010-11, नेक्स्ट ईयर का मुझे क्या करना है, फोरकास्टिंग करना है। तो सी हियर अल्फा इज कांस्टेंट, व्हाट क्वांटिटी 0.8। ओके, अभी इसको ब्रैकेट में क्यों लिया, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है dt माइनस वन के साथ। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। 5 लाख कौन सी क्वांटिटी है, एक्चुअल सेल से। देखो यहाँ पे एक्चुअल डिमांड फॉर टाइम पीरियड t माइनस वन। सो रीड हियर in problem actual sales were 5 lakh units. Let's see dt minus 1 is 5 lakh. So plus formula क्या कह रहा है, plus 1 minus again alpha's quantity is 0.8। अभी ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ब्रैकेट के बाद क्या आता है, इन दोनों के बीच क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है। ओके ना। सो एफ टी माइनस की वैल्यू कितनी है, एफ टी माइनस वन क्या है, ये फोरकास्ट फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कौन सा था, 2009-10 का। वहां पे फोरकास्टिंग कितना किया था, 6 लाख यूनिट्स का। तो वो एफ टी माइनस वन की क्या है, वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है। ओके, समझ में आ रहा है। आप बार बार अगर देखोगे तो आपको ओनली क्या करना है कि एक्चुअल सेल्स डिमांड कितनी है, एक्चुअल डिमांड कितनी है dt माइनस वन, और टाइम पीरियड कौन सा है, 2009-10 का है। तो वहां पे कितना आपका सेल हुआ है, 6 लाख यूनिट्स का हुआ है, दैट इज कॉल्ड एफ टी माइनस वन। वो आपको क्या करना है, फॉर्मूला में आपके वैल्यूज डालने। सिंपल है बहुत। उसके बाद क्या है कि आपको इन दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यूज आपने लिए हैं 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, तो आप ये करके देख सकते हैं। प्लस करना है 1 माइनस 0.8, जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 6 लाख से। इन दोनों वैल्यूज को एडिशन करनी है। अभी इसकी वैल्यू आई 4 लाख प्लस 12 लाख, सॉरी 1,20,000, और ये 4 लाख है। तो इसको अगर एडिशन की तो हमारा एफ टी यानी क्या रहता है, फोरकास्टेड सेल्स फॉर टाइम पीरियड टी, यानी कि हमें कौन सी फोरकास्टिंग करनी थी, 2010-11 की फोरकास्टिंग निकालनी थी। सो कितनी आई वो 5,20,000 यूनिट्स हमारे फोरकास्टिंग ईयर कौन सा आया, 2010, जो प्रॉब्लम में आपको पूछा था। इसका फोरकास्टिंग हमने निकाला इतने यूनिट्स का। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है, बहुत ही बहुत। अगर नहीं समझ रहा है तो आप वापस मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर नाउ। टाइम सीरीज के हिसाब से जो मेथड है, थर्ड मेथड एक्सटेंडेड स्मूथिंग। एक्सटेंडेड स्मूथिंग में क्या किया जाता है, द बेसिक मॉडल कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड ट्रेंड। जो भी हमारा बेसिक मॉडल है ना, तो उसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये फॉर्मूला दिया है, extended smoothing is equal to basic model plus trend plus seasonality। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसकी एडिशन करने के बाद हम extended smoothing निकाल सकते हैं। Extended smoothing calculation is similar to that of basic smoothing model except that there are 3 components and 3 smoothing constants to represent base, trend and seasonal components। समझ में आ रहा है। इस तरह का अगर यहाँ इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते एक्सटेंडेड स्मूथिंग में। ओनली आपको ध्यान में रखना है कि एक्सटेंडेड स्मूथिंग निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि ये किस तरह से निकाला जाता है। इसमें बेसिक मॉडल के साथ हमें ऐड करना पड़ता है ट्रेंड को, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट तो बहुत फैशनेबल हो गया है, मार्केट का ट्रेंड क्या है कि कुछ नया चाहिए, उसके लिए सीजन कौन सा चल रहा है, सीजन के हिसाब से वो ट्रेंड क्या है वो भी स्टडी करना पड़ेगा। और इससे हमारा एक्सटेंडेड स्मूथिंग मेथड
बन गए। अभी कैजुअल टेक्निक्स है कुछ, फर्स्ट इसमें टाइम सीरीज में हमने कुछ मेथड्स देखे। नाउ लेट्स सी कैजुअल टेक्निक्स। दे आर बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस दैट फ्यूचर डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द पास्ट और करंट वैल्यूज ऑफ सम वेरिएबल्स। अभी ये हाइपोथेसिस है, आपको हाइपोथेसिस क्या है ये समझ में आएगा नेक्स्ट सेम में। हाइपोथेसिस निकालने पड़ते, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट के अंदर जो हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं उसमें भी बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी आती है। तो हाइपोथेसिस बनाते वक्त हमें पॉसिबिलिटीज निकालने पड़ते हैं। पॉसिबिलिटीज यानी जो भी मेरा टॉपिक है, मेरा जो भी सब्जेक्ट है, उसमें फ्यूचर में किस तरह की प्रोविजन यानी कि कंडीशन क्या हो सकती है, फ्यूचर में मेरे रिजल्ट्स क्या आएंगे। ये प्रोजेक्ट में बना रही हूँ तो प्रोजेक्ट की पॉसिबिलिटीज क्या कहते हैं कि आफ्टर रिसर्च इसकी कंडीशन क्या होगी, एक तो ये कंडीशन होगी, एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी। इस तरह से हम हाइपोथेसिस बनाते। तो फ्यूचर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द पास्ट एंड करंट वैल्यूज ऑफ सम वेरिएबल्स। तो हाइपोथेसिस बेस्ड क्यों है, तो कैजुअल टेक्निक में देखो दे ट्राई टू डेवलप कोरिलेशंस बिटवीन द फ्यूचर डिमांड of some products and past value of some casual variables. So let's see one example. इसके बाद आपको समझ में आएगा कि casual technique क्या कहता है। Coffee sales at a football match usually depend on prevailing temperature. Lower temperature will increase the sales. यानी lower temperature यानी कि cold season में क्या होता है, यहाँ पे सेल होता है। लोअर टेम्परेचर विल इंक्रीज द सेल्स इफ इट इज पॉसिबल टू एस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। अभी यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, टू वेरिएबल्स है। कॉफी सेल होती है, लेकिन फर्स्ट वेरिएबल क्या है कि फुटबॉल मैच के दौरान जो टेम्परेचर दिया है, एक मैच का इवेंट दिया है और एक दूसरा टेम्परेचर। एक वेरिएबल है आपकी मैच और एक वेरिएबल है आपका जो टेम्परेचर दिया हुआ है कि लोअर टेम्परेचर में सेल्स इंक्रीज होता है। तो इन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को देखने के बाद दैट इज कॉफी सेल एंड टेम्परेचर एंड द इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। यानी कि आपको जो अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपके पास दो वेरिएबल्स है, तो दो वेरिएबल्स को लेके हम कुछ एस्टिमेट बनाएंगे और फ्यूचर रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शन करेंगे। दैट मीन्स डिमांड को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है। कॉफी अगर इस दो वेरिएबल के थ्रू, इस दो वेरिएबल के गुड रिलेशनशिप होने की वजह से क्या हो रही है, सेल हो रही है अभी करंट प्रिवेलिंग जो कंडीशन है, तो आगे जाके फ्यूचर में किस तरह से वो सेल हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, कैजुअली किस तरह का अप्रोच है। Now let's see last topic, our numericals on moving average. Very interesting examples are given. So determine the trend for the following data using. Let's see one example. जो आए ना अक्टूबर या मार्च में, तो वो एग्जाम्पल्स में लूंगी आपके। ये भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फर्स्टली वो एक्सप्लेन करूंगी आपको किस तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे। यहाँ पे भी मूविंग एवरेज निकालना है, कहीं कहीं पे आपको ये जो अभी सेकेंड प्रॉब्लम क्या है देखते हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट 4 पीरियड मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कितने पीरियड का निकालना है, 4 पीरियड का निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट फोरकास्ट फॉर 2016। नाउ हमें क्या करना है, इस तरह का प्रॉब्लम में एक कॉलम दिया जाएगा जिसके अंदर उन्होंने ईयर्स दिए है। 4 पीरियड मूविंग एवरेज निकालना है, क्वेश्चन वो है। इंफॉर्मेशन किस तरह की दी है, ईयर्स दिए 2009 अप टू 2015 और फोरकास्ट किस ईयर के लिए करना है, हमें 2016 का निकालना है। तो हमें यहाँ पे सेल्स इन इस तरह से सेल कितना हो रहा है उसकी भी वैल्यूज दिए हुए हैं कि 2009 में कितनी डिमांड थी, 2010 में कितनी थी, इस तरह से सेल कितना हुआ, तो उसके भी वैल्यूज दिए हैं प्रॉब्लम में। तो अभी हमारा रोल क्या है, 2016 के लिए, यानी 2015 का डेटा तो मेरे पास अवेलेबल है, 5 डेटा। उसके बाद मुझे 4 पीरियड्स मूविंग एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप लोग क्या करोगे कि फर्स्टली यू हैव टू राइट फर्स्ट कॉलम ईयर्स, लास्ट का हमें निकालना है, 2016 भी इसमें ऐड कर दो। सेल्स जो भी जितना हुआ ये भी डेटा आपको प्रॉब्लम में दिया है।
नाउ लेट्स सी 4 पीरियड मूविंग एवरेज, जो क्वेश्चन हमारे लिए प्रॉब्लम में पूछा गया है, तो वो कॉलम यहाँ पे बनाना है। और मुझे क्या करना है कि बिफोर दिस 2016 ईयर, let's see the take this 2015 sales 235, okay, 212, 205 और 195, 4 पीरियड्स का लेना है ना मूविंग एवरेज। इनको ऐड कर दो और इनको डिवाइड कर दो 4 से, तो आपको ये क्वांटिटी मिलेगी मूविंग एवरेज निकालते वक्त। समझे ना? और एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। उसको मैंने टिक करके लिया है, सो मैं इसके लिए ढूंढ रही हूँ, आप लोग वेट करो थोड़ा। जो प्रॉब्लम्स आए अभी तक एग्जाम में, तो वो हम पहले सॉल्व करके लेंगे। हाँ, लेट्स सी दिस एग्जांपल। For the following data, calculate a 3 period and 5 period moving average. Forecast demand for the 11 months. ईयर पीरियड दिया है कि मंथ, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ये प्रॉब्लम में दिया जाता है आपको। ये अक्टूबर 2016 में आया हुआ प्रॉब्लम है, सो हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। द 3 पीरियड, कैलकुलेट 3 पीरियड एंड 5 पीरियड मूविंग एवरेज। यहाँ पे मूविंग एवरेज 2 पीरियड के लिए निकालना है। और फोरकास्ट डिमांड फॉर द 11 मंथ, अभी 11 मंथ के लिए हमें क्या करना है कि डिमांड कितनी रहेगी वो भी निकालना है। तो सॉल्यूशन किस तरह से लिया जाएगा, यहाँ पे डिमांड इन यूनिट्स, हर मंथ की डिमांड भी दी है उन्होंने, और 10 मंथ की दी है, 11 मंथ की क्या करनी है हमें निकालनी है। ओके, सो लेट्स सी, यू हैव टू राइट फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट टू सेकेंड जो प्रॉब्लम में दिया है अप टू 11। ओके, सेकेंड कॉलम किसका होगा, डिमांड इन यूनिट्स, जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है वो लिख कर लो। ओके, यहाँ तक आए, 11 का निकालना है तो ब्लैंक रखो। 3 मंथ्स मूविंग एवरेज निकालना है, बराबर। तो 3 मंथ्स का मूविंग एवरेज निकालते वक्त और 5 मंथ्स का मूविंग एवरेज निकालते वक्त फर्स्ट 3 कॉलम को हम ब्लैंक रखेंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके 3 से डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, ये फोर्थ मंथ का फोरकास्टिंग निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 मंथ्स मूविंग एवरेज निकालना है तो टेक दिस फर्स्ट 5 वैल्यूज, यानी 5 मंथ्स के जो भी वैल्यूज है डिमांड इन यूनिट से, तो उसे ऐड करना है, उसे डिवाइड करना है 5 से, और हमें क्या निकालनी है, यहाँ की डिमांड निकालनी। 6 मंथ का मूविंग एवरेज निकाला जाता है, सॉरी यहाँ पे 5th मंथ का। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको दिया है 8 नंबर का प्रॉब्लम। अभी इसमें थोड़ा अलग है तो उसको देखना बहुत जरूरी है। देखो, इसको मैंने टिक किया, 8 नंबर का, अप्रैल 2019 में पूछा गया है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज निकालना है यहाँ पे। तो फ्रॉम 4th month to 8th month with weights as 3 to 1, वेट्स दिए हुए, मूविंग वेटेड मूविंग एवरेज निकालना है तो वेट्स की वैल्यू दी जाती है 3 to 1, उन्होंने दिया है 3 पीरियड्स के लिए। द लार्जेस्ट वेट इज बीइंग असाइन, यानी कि यहाँ पे जो भी वेट्स दिए हुए है ना उन्होंने, तो लार्जेस्ट वेट को हमें क्या करना है, कंसीडर करना है और उसे प्रॉब्लम में लेना है। इज बीइंग असाइन टू मोस्ट रिसेंट पीरियड एंड करंट डिमांड वैल्यू। ओके, सो पीरियड कौन सा दिया है, 8 मंथ का दिया है, डिमांड इन यूनिट्स दी है, और हमें 8 मंथ की क्या करनी है, निकालनी है। यहाँ पे देख सकते हैं 4th month to 8th month वेटेड मूविंग एवरेज निकालना है। तो किस तरह से निकाला जाएगा, 4 to 8 हमें निकालना है। तो 3 to 1 क्या है, वेट आपको वैल्यूज दिए हैं एग्जाम में, एग्जाम्पल में, सी वेट्स एज 3 to 1। तो अभी 4 to 8 की जो भी हमें मूविंग एवरेज निकालना, वेटेड मूविंग एवरेज, तो किस तरह से निकाला जाएगा। ये दो कॉलम तो प्रॉब्लम में दिए है आपको, बराबर। 4th कॉलम अभी 4th से लेके हमें 8 तक निकालना है, तो फर्स्ट 3 वैल्यूज आर गिवन, व्हिच वैल्यूज 190, यहाँ से लेना है, स्टार्ट यहाँ से करना है। हम इसको एडिशन करते हैं ना, तो एडिशन करते वक्त हमें ओनली एक चीज यहाँ पे डिफरेंस दिया है, क्या कि सिंपल मूविंग एवरेज जो निकाला जाता है उसमें हमें वेट नहीं दिया जाता, क्योंकि वेट
वेटेड मूविंग एवरेज निकालते वक्त 3 to 1 ये अगर वैल्यूज आपको दिए है तो इससे आपको क्या करना है, इसे इस वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई करके लेना है, उसके बाद एडिशन प्लस 190 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि वेटेड एवरेज आपको प्रॉब्लम में दिया है 3 to 1, तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस लेट्स सी प्लस 180 मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज 2, नेक्स्ट दिया है 160 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 3 to 1 वेटेड एवरेज दिए, तो एडिशन करते वक्त तीनों की 190 180 160 की एडिशन करते वक्त पहले इसको मल्टीप्लाई करके लेना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस 3 to 1 को डिवाइड करने के बाद हम लोग जैसे 3 पीरियड मूविंग एवरेज जब निकालना था तो हम 3 से क्या करते थे, डिवाइड करते थे, लेकिन वेटेड मूविंग एवरेज निकालते वक्त हमें क्या करना है, 3 to 1 को ऐड करना है, तो उसकी एडिशन कितनी आई, 6 आई, और इसका जो कैलकुलेशन आया 1090। तो इस तरह से हमें क्या मिला, इसका आंसर 182, ये क्या है, 3 पीरियड WMA। समझे, इसका आंसर उन्होंने यहाँ पे दिया है। इस तरह से हमें क्या करना है कि 4 पीरियड का निकाला आपने पहले 3 क्वांटिटीज को लेके, ओके, फर्स्ट 3 वैल्यूज को लेके, अभी 5th का निकालना है, तो 5th का निकालते वक्त पहले जो यहाँ से स्टार्ट किया 2 1 10 से, तो 5th का निकालते वक्त ये 4 क्वांटिटीज हमें क्या करने लेने, 3 to 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको वापस ऐड करना है डिवाइड करने के बाद, और यहाँ से हमें ये आंसर मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है, और इस तरह से आंसर्स आपको मिलते हैं, और इस तरह से 8 तक हम जाएंगे कि बिफोर अभी 6 का निकालना है, तो 230 से लेके यहाँ तक हमने क्या कर दिया कि 6 का निकालते हो 190 तक, 1 2 3 3 3 हमने क्या लिए यहाँ पे 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज दिए ना, तो इसके लिए 3 वैल्यूज हमने लिए, समझे ना। अभी इसका निकालना है, तो बिफोर 3 वैल्यूज आर गिवन 230 210 190, ये 3 वैल्यूज लिए, मल्टीप्लाई किया वेटेड एवरेज से 3 to 1, और 3 to 1 को वापस ऐड कर दिया डिवाइड करते वक्त, और इसकी वैल्यू ये आई, समझे ना। इस तरह से प्रॉब्लम्स है आपको सॉल्व करने। इसके बाद ये ट्रांसपोर्टिंग सॉरी जो हमारा 4th चैप्टर था फर्स्ट यूनिट का, यहाँ पे हमारा पूरा हुआ डिमांड फोरकास्टिंग। उसके पीछे जो क्वेश्चनरी दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आंसर इन 1 सेंटेंस है, मैच द फॉलोइंग है, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 ब्रॉड क्वेश्चंस दिए। ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करनी है फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट आज हमारा पूरा हुआ। प्रॉब्लम में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप फ्रीली मुझे पूछ सकते हैं। ओनली ये ध्यान में रखना है, मूविंग एवरेज प्लेन अगर निकालना है तो जो वैल्यूज दिए हैं उसे ऐड करके हमें जितने पीरियड का, मतलब 3 पीरियड का है तो 3 से डिवाइड करना है, 4 का दिया है तो 4 से डिवाइड करना है, और वेटेड मूविंग एवरेज निकालते वक्त जितने पीरियड का, 3 पीरियड का अगर निकालना है तो 3 क्वांटिटीज बिफोर, जो भी अभी 4 का निकालना है तो पहले जो 3 क्वांटिटीज वैल्यूज दिए है उसे ऐड करना है, उसे ऐड करते वक्त क्या करना है कि जो भी वेटेड एवरेज दिया है 3 to 1 जो हमारे एग्जाम्पल में दिया था उससे मल्टीप्लाई करके वापस डिवाइड करते वक्त उसे ऐड करना है, और हमारी जो भी वेटेड मूविंग एवरेज है वो हमारा आंसर रहेगा। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर को हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे।